तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए अब लेकर आ गया हूँ एक ऐसी कंपनी के विषय में जानकारी जो कंपनी अंग्रेजों से टक्कर लेती रही और जब टक्कर लेने में हार गई तो फिर अंग्रेजों को अपनी सारी बस्तियाँ और इसके साथ साथ जो भी फैक्ट्रियाँ उसने बनाई थी वो सब की सब अंग्रेजों को बेचकर वापस लौट गई। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की तलवार इतनी तेज थी कि कंपनियों की ढालें उन्हें बचा नहीं पाईं। अंग्रेजों के सामने डच फीके पड़ गए, अंग्रेजों के सामने फ्रांसीसी फीके पड़ गए, अंग्रेजों के सामने यह कंपनी भी फीकी पड़ गई जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग डेनिश कंपनी के विषय में। और डेनिश कंपनी का नाम आप जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी उसके साथ जोड़ दें तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाता है। आइए दोस्तों जानें कि ये जो लोग थे डेनिश लोग, ये डेनमार्क से आए हुए थे। जो आपके डेनिश थे वो कहाँ से आए थे? डेनमार्क से आए थे और डेनमार्क के व्यापारी थे। इन्होंने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार में अपने उपनिवेश बनाए थे। इसके अलावा भारत के काफ़ी भूभागों में जैसे कि आंध्र प्रदेश में भी इन्होंने फैक्ट्री खोली थी। फिर देखिए कि कंपनी की स्थापना की हम लोग बात करते हैं, लेकिन कंपनी की स्थापना कैसे हुई इसके विषय में जानकारी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए देखें कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्सेलियस डी बोशोवर। यह व्यक्ति था जिसने इन लोगों को प्रेरित किया था कि आप भी एक कंपनी बनाइए। और यह कोई डेनिश नहीं था, यह था डच व्यापारी था। यह बोशोवर गया डेनमार्क के राजा के पास जिसका नाम था क्रिश्चियन फोर, और यह दूत बनकर गया था सीलोन से। सीलोन श्रीलंका को कहते थे। तो सीलोन से दूत बनकर गया और ये गया तो इसने राजा को प्रभावित करने के प्रयास किए। हो सकता है कि यह डचों से थक हार चुका रहा होगा, इसी कारण इसने एक नई कंपनी की गठन की बात कही होगी और यह राजा को मनाने में सफल हो गया। और जब मार्सेलियस डी बोशोवर राजा को मनाने में सफल हो गया तो फिर एक कंपनी की स्थापना हुई 1616 ईस्वी में, जिसे आप आज डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से जानते हैं, कंपनी के नाम से जानते हैं। अब देखिए कि कोई भी कंपनी है, अगर उसे ट्रेड स्टार्ट करना है तो किसी न किसी शासक से, जो कि उस राज्य का ही शासक होगा जहां कंपनी गठित हुई है, वहां से उन्हें परमिशन प्राप्त करनी होती है। कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करते हुए ही वो कंपनी वहां पर चल पाती है और वह विभिन्न भागों में, संसार के विभिन्न भागों में अपने उपनिवेश बना पाएगी। तो इस कंपनी को भी आवश्यकता थी कि हम लोग भी व्यापार तो करें लेकिन हमें चार्टर मिले। तो उस समय क्रिश्चियन फोर द्वारा एक चार्टर प्रदान किया जाता है। इस कंपनी को क्रिश्चियन फोर द्वारा चार्टर दिया गया और इसे आप चार्टर 1616 कहेंगे। चार्टर 1616 मार्च माह में प्रदान किया गया था। इस चार्टर में बात कही गई थी कि 12 वर्षों के लिए आप ही ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट के साथ। इसी को आप लोग एकाधिकार के नाम से जानते हैं, यानी एक ही कंपनी होगी डेनमार्क की जो ईस्ट की ओर ट्रेड करेगी। तो इस प्रकार से 12 वर्षों का एकाधिकार मिल गया। अब जब कंपनी को एकाधिकार प्राप्त हो गया तो अब जरूरत थी कि वो जाए भारत में, और इस बार इस कंपनी ने तैयार किया एक ऐसे कैप्टन को जिनका नाम था कैप्टन क्रेप। तो आइए देखते हैं कि कैप्टन क्रेप था, कैप्टन क्रेप, और यह रीसंड नामक जहाज से चला और लगभग 2 साल की यात्रा का समय लगा इसकी यात्रा में। तो ये 1618 में चला था वहां से, और इसके बाद यह 1620 ईस्वी में ट्रैंकोबार पहुंच गया। अब देखिए
कि यह जो ट्रैंकोबार है ये पड़ता कहाँ है। यह पड़ता है आपका, इसे आज आप थरंगंबाड़ी के नाम से जानते हैं, और ये तमिलनाडु के मयिलादुथुरई जिले में पड़ता है। ट्रैंकोबार आपका, इसे आज आप किस नाम से जानेंगे, थरंगंबाड़ी, थरंगंबाड़ी। और ये पड़ता कहाँ है, मयिलादुथुरई जिला, तमिलनाडु। अब देखिए कि इस मयिलादुथुरई जिले के इस ट्रैंकोबार क्षेत्र में यह कैप्टन क्रेप पहुंच चुका है। लेकिन चूंकि भारत था और भारत में तो जगह जगह पे राजा पाए जाते थे, या छोटी छोटी रियासतें होती थी, और इसी प्रकार से तंजावुर के राजा के क्षेत्र में आता था यह ट्रैंकोबार। और उस तंजावुर के राजा का नाम था, तंजावुर का जो शासक था या कहें राजा था, उसका नाम था रघुनाथ नायक, रघुनाथ नायक। तो इस रघुनाथ नायक से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऐसा करिए, हमें कुछ जगह प्रदान कर दीजिए ताकि हम लोग अपने ट्रेड को स्टार्ट कर पाएं भारत में। तो यहाँ पर रघुनाथ नायक ने इनसे रुपया लिया, कितना लिया, 3111 यानी 3111 रुपये वार्षिक लेना स्वीकार किया कि आप हमें 3111 रुपये वार्षिक दीजिएगा। और इसने परवाना दे दिया, परवाना, इसी को आप क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, जिला क्षेत्राधिकार, ये प्रदान कर दिया। इसके अलावा क्या दिया, इसके अलावा इसने ट्रैंकोबार क्षेत्र प्रदान कर दिया कि आप जाइए, ट्रैंकोबार को आप ले लीजिए, आप यहां पहुंचे हैं और आप यहीं से ट्रेड को स्टार्ट कर दीजिए। तो ये ट्रैंकोबार क्षेत्र भी इन्हें प्राप्त हो गया। फिर देखिए और क्या बात कही कि आप काली मिर्च का व्यापार भी कर सकते हैं, तो काली मिर्च के व्यापार की अनुमति भी दे दी। और इस तरीके से रघुनाथ नायक से इन्होंने ट्रैंकोबार को प्राप्त किया। और ये पूरी की पूरी चीजें जो प्राप्त की गई थी, ये 20 नवंबर 1620 को प्राप्त की गई थी। तो इसका मतलब है कि ये जो डेनिश लोग थे, कैप्टन क्रेप जो आया था, ये 1620 ईस्वी में इंडिया पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, ट्रैंकोबार पहुंचा था। वहीं पर इन्होंने यह ट्रैंकोबार क्षेत्र रघुनाथ नायक से ले लिया था। अब आगे देखिए कि इस क्षेत्र को लेने के बाद इन्होंने यहां एक किला बनाया, और इसको आप डैन्सबर्ग का किला कहते हैं, डैन्सबर्ग का किला। यही इनका व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र। तो जो आपको क्वेश्चन मिलता है कि डेनिश की पहली फैक्ट्री भारत में कहां लगी, तो आप कहते हैं ट्रैंकोबार में। लेकिन ट्रैंकोबार के किस क्षेत्र से इन्होंने स्टार्ट किया, तो ये डैन्सबर्ग का किला है, जहां से लोग व्यापारिक केंद्र के रूप में ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे थे। और वहां देखिए कि इस डैन्सबर्ग के किले की स्थापना भी इन्होंने 1620 में की थी। तो यहां से ये चीजें निकलकर सामने आई कि डैन्सबर्ग का किला भी डेनिश द्वारा बनवाया गया था, ट्रैंकोबार क्षेत्र में पहली फैक्ट्री भी डेनिशों द्वारा लगाई गई थी, वो भी डेनिशों की पहली फैक्ट्री होगी। ठीक है, अब देखिए कि जब इस प्रकार की बात हो जाती है तो इसके बाद इनका ट्रेड इंडिया में स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ अपने कदम बढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ अंग्रेजों से टक्कर लेने का प्रयास भी करते हैं। और इसी क्रम में ये लोग सोचते हैं कि हम लोग अभी थोड़ा सा और ऊपर बढ़ें। तो इस तरीके से ये जाते हैं मसूलीपट्टनम की ओर। और देखिए मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोलते हैं 1625 ईस्वी में। ये मसूलीपट्टनम कहाँ है, अभी कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से इनकी सेकेंड फैक्ट्री खुल गई। पहली फैक्ट्री ट्रैंकोबार, सेकेंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, दो जगह इनके पास हो गई। तो उनको लगा कि अब हम मुगलों से टक्कर ले सकते हैं, और हमारे पास जो संसाधन नहीं है, जो हम वहां से ला नहीं पाए हैं, तो हम यहीं से इकट्ठा कर लें, जो कि हमारे ट्रेड के लिए आवश्यक हो। तो इस तरीके से ये लोग मुगलों के जहाज़ों पर आक्रमण करना स्टार्ट करते हैं।
बंगाल की ओर आक्रमण करना स्टार्ट करते हैं और मुगलों के जहाज़ों को लूटना स्टार्ट करते हैं। तो यह अभियान इनका स्टार्ट होता है 1642 ईस्वी से। मुगलों के खिलाफ आक्रमण करना स्टार्ट करते हैं, खिलाफ आक्रमण। और इस आक्रमण से इन्हें जहाज प्राप्त होते हैं, कई सारे जहाज प्राप्त हुए और इन जहाज़ों का इस्तेमाल इन्होंने ट्रेड में किया। और ये ट्रेड कहाँ कहाँ से होगा, तो यह होगा ट्रैंकोबार और डेनमार्क के मध्य, ये दो जगहों के मध्य यह ट्रेड होने वाला है। इनको काफ़ी लाभ होने लगा था और ये लोग चाहते तो आगे चल के इसको और विकास कर सकते थे। लेकिन इसी बीच जो इस कंपनी के संरक्षक थे, डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन फोर, उनका निधन हो जाता है और यह निधन होगा 1648 ईस्वी में। और जब निधन हो गया कंपनी के राजा का निधन, यानी क्रिश्चियन फोर का निधन, इसके बाद जो व्यक्ति शासक बनेगा वो बनेगा फ्रेडरिक सेकंड। अब देखिए कि जब ये फ्रेडरिक सेकंड बन जाएगा तो डेनिश कंपनी की स्थिति बिगड़ने लगी, क्योंकि जब तक क्रिश्चियन फोर था तब तक वो पैसा दे रहा था डेनिश लोगों को कि आप अपनी इन गतिविधियों को जारी रखिए, ट्रैंकोबार के आसपास बस्तियां बनाइए, विकास करिए। लेकिन जैसे ही ये मरेगा तो फिर ये फ्रेडरिक सेकंड कंपनी को मान्यता देना बंद कर देता है और एक कंपनी के जो क्रियाकलाप थे उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और इस कारण कंपनी दिवालिया होने के कगार तक पहुंच जाती है। लेकिन देखेंगे कि 1655 के दौरान एंडरसन कोंग्सबक्के आता है भारत और इसके बाद वह ट्रैंकोबार में किलेबंदी करता है। ट्रैंकोबार में किलेबंदी, वो चाहता था कि हम अब ट्रैंकोबार को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना लें ताकि हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर पाएँ ट्रेड को, और इसलिए उसने किलेबंदी कर दी। तो देखिए होता क्या है कि जब इसने किलेबंदी कर ली तो किलेबंदी तो हो गई, लेकिन अभी व्यापार सुधर नहीं रहा था, स्थिति अभी भी दिवालियापन वाली थी। और जब दिवालियापन वाली स्थिति थी तो एक नए व्यक्ति को भेजना जरूरी था और इसलिए एक नए व्यक्ति को भेजा भी गया कि आप जाओ और जो भी उपनिवेश बनाए हुए हैं अभी तक इन डेनिश लोगों ने, उन पर प्रतिनिधित्व करो। तो जो अगला व्यक्ति आने वाला है 1669 ईस्वी में आएगा, उसका नाम होगा सिवार्ड एडलर। ये सिवार्ड एडलर आता है और ये प्रतिनिधित्व करना स्टार्ट करता है। और जब ये प्रतिनिधित्व करना स्टार्ट करेगा तो डेनिश लोगों की कंपनी में सुधार आने लगता है और जब कंपनी में सुधार आने लगता है तो कंपनी 70 से 72 के दौरान जो ट्रैंकोबार और डेनमार्क के मध्य का व्यापार हो रहा था वो फिर से अपने फ्लो पर आ जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो कंपनी दिवालियापन की स्थिति पर पहुंच गई थी वो अब व्यापारिक रूप से सबल हो रही थी, और किसके नेतृत्व में? सिवार्ड एडलर के नेतृत्व में। तो देखिए इसी तरह व्यापार चलता रहेगा और चलते चलते 1700 का दौर आ जाता है और 1700 में ये डेनिश लोग अब चाहते हैं कि हम भारत में धर्म परिवर्तन भी करें, तो इसलिए 1706 में एक मिशनरी भेजी जाती है। मिशनरी, और उस मिशनरी में दो लोग थे, प्लूचसाउ और इसके साथ साथ बार्थोलोमियस जीगेनबल्ग। तो देखिए ये दो लोग थे, प्लूचसाउ और बार्थोलोमियस जीगेनबल्ग। अब ये दोनों लोग भारत में धर्म परिवर्तन करना स्टार्ट करते हैं। जब ये लोग आते हैं तो इनको भारत में ज़्यादा जन समर्थन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर भारत में भले ही ये लोग कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन करवा सकते थे, लेकिन दक्षिण भारत में वो लोग अपने धर्म को काफ़ी अच्छे तरीके से मानते हैं और ज़्यादातर आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में हिंदू मंदिर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं और इसके साथ साथ कोई बाहरी व्यक्ति आकर उनके धर्म को परिवर्तित नहीं करवा सकता। तो इन लोगों ने केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रभावित किया जो कि गरीब थे।
बाकी हिंदू पुजारियों को ये लोग प्रभावित नहीं कर पाए और इस कारण इनके प्रभाव असफल हो गए। फिर देखिए कि आगे का दौर आएगा और आगे के दौर में बात आती है 1730 की, और इस दौरान जो डेनमार्क का व्यापार रहा है, डेनमार्क का ट्रेड वो काफ़ी स्टेबल हो गया था चाइना के साथ और इसके साथ साथ भारत के साथ, दोनों के साथ अच्छा व्यापार कर रहे थे ये डेनमार्क वाले। अब देखिए कि दौर आता है 1752 का, तो ये लोग एक लॉज की स्थापना करते हैं जो कि काली मिर्च की खरीद के लिए था, काली मिर्च की खरीद के लिए। तो इस तरीके से लॉज की भी स्थापना हो जाती है, ट्रेड भी बढ़िया चल रहा था। तो अब इन्हें लगा कि चलो अब इंडिया में तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा स्टेबल कर लिया है, ऐसा करते हैं अब हम आसपास के द्वीपों में जाते हैं। तो जब आसपास के द्वीपों का रुझान हुआ तो इनके जेहन में सबसे पहले अंडमान निकोबार आया। अब देखिए कि इन्होंने नवंबर 1754 में एक मीटिंग की कि ऐसा करते हैं हम लोग अंडमान निकोबार जाते हैं और वहाँ पर गन्ना, कॉफ़ी और ऐसी बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करते हैं, इसके साथ साथ कपास आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का उत्पादन करें और इसके बाद उसे अपना उपनिवेश बनाएं। हमने भारत में काफ़ी अच्छा विकास कर लिया है, तो अब हम अंडमान निकोबार की ओर कदम बढ़ाएं। और इस तरीके से ये लोग 1755 ईस्वी में दिसंबर के आसपास अंडमान निकोबार पहुंच जाते हैं। पहुंचे और इसके बाद इन्होंने 1 जनवरी 1756 को निकोबार का नेम चेंज कर दिया करके फ्रेडरिक द्वीप लिख दिया इन्होंने, फ्रेडरिक द्वीप नाम रख दिया। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसको इन्होंने डेनिश संपत्ति भी घोषित कर दिया, डेनिश संपत्ति की घोषणा। तो इस तरीके से अंडमान में भी पहुंच गए, निकोबार में भी पहुंच गए और दोनों ही जगह पर ये लोग अपना स्वामित्व प्रदर्शित करने लगे। अब देखिए कि दौर आ जाता है 1755 का, और 1755 में ये लोग अलीवर्दी के पास जाते हैं, अलीवर्दी खां जो कि बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब। इसके पास जाते हैं और कहते हैं ऐसा करो आप 50,000 रुपया ले लो और हमें 3 बीघे जमीन दे दो। और यहां पर ये लोग श्रीरामपुर की प्रसिद्ध कोठी लगाते हैं, प्रसिद्ध कोठी कहिए, फैक्ट्री कहिए। ये श्रीरामपुर पड़ता कहाँ है? हुगली जिला, पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि डेनिश की मुख्य व्यापारिक केंद्र या मुख्य फैक्ट्री कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा श्रीरामपुर की फैक्ट्री, या इसी श्रीरामपुर को कई अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि श्रीरामपुर, श्रीपुर, श्रीरामपुर, ऐसे कई अन्य नामों से जानते हैं। और यही आपकी श्रीरामपुर की कोठी जो थी, यह इनकी मुख्य कोठी थी। और देखिए फिर आगे क्या होगा कि 1772 आते आते ये जो एकाधिकार रहा है कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया गया था, एकाधिकार समाप्त। अब डेनमार्क की विभिन्न कंपनियों के लिए भारत आना और भारत आने के मार्ग खोल दिए गए थे। इसके बाद अब धीरे धीरे करके जब बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी तो जो पूर्व की कंपनी थी उसकी प्रतिस्पर्धा होने लगी बहुत ज़्यादा कंपनियों से। उधर अंग्रेज भी थे और उधर उन्हीं के देश की कंपनियां बहुत सारी आने लगी। तो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा के दौर में ये लोग पीछे छूटते गए और इस तरीके से 1789 ईस्वी में अंडमान सौंप दिया इन्होंने, अंडमान निकोबार अंग्रेजों को सौंप दिए। फिर देखिए कि जब अंडमान सौंप दिया गया तो इसके बाद दौर आता है 1800 का। तो 1839 में इन्होंने श्रीरामपुर भी सौंप दिया। बेच देते थे ये लोग, अपनी बस्तियों को बेचना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, क्योंकि ये लोग अब स्टेबल नहीं हो पा रहे थे और ना ही टक्कर ले पा रहे थे अंग्रेजों से। तो इन्होंने बेचना स्टार्ट किया, श्रीरामपुर की कोठी भी बेच दी। फिर इसके बाद 1845 में इन्होंने ट्रैंकोबार को भी बेच दिया। जो भी ट्रैंकोबार में
उनकी कंपनी थी, बस्ती थी, और इसके साथ साथ जितना भी सामान था जो कि उन्होंने वहाँ पर लगाया हुआ था, स्थापित किया हुआ था, वो सब का सब अंग्रेज़ों को बेच दिया था। तो ट्रैंकोबार सौंप दिया। इसके बाद आता है नवंबर का दौर। नवंबर 1845 में इन्होंने सभी केंद्र जो कि शेष रह गए थे सब अंग्रेजों को सौंप दिए। और इसके बाद ये लोग नागापट्टिनम चले गए। देखिए भाई, ये नागापट्टिनम कहाँ पड़ता है आपका? तमिलनाडु में पड़ता है। तो जब ये लोग सभी चीज़ें बेच रहे हैं, सभी चीज़ अंग्रेजों को दिए दे रहे हैं, तो जो प्रशासनिक लोग रहे हैं और जो कार्यालय रहे हैं इनके, वो ट्रांसफ़र हो गए थे नागापट्टिनम, और वहीं से ये लोग अपनी छोटी मोटी गतिविधियों को चला रहे थे, और धीरे धीरे करके इनका पतन होता गया, और लास्टली ये लोग 54 आते आते ये लोग अपने देश वापस लौट गए। तो इस तरीके से जो एक कंपनी आई थी भारत में ट्रेड करने, वो अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, इस कंपनी का लाभ यह हुआ कि इसने रक्तपात भी नहीं मचाया, अंग्रेजों से कोई युद्ध नहीं किए, बल्कि स्वयं ही अपनी बस्तियों को, अपनी फैक्ट्रियों को और साजो सामान जो भी लगा था वो सब का सब इन्होंने बेच दिया अंग्रेजों को, और इसके बाद शांतिपूर्वक ये लोग वापस लौट गए। तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है, कंपनी की स्थापना सीख ली है, कैसे कैसे क्रम में ये सब चीज़ें हुई हैं। अब आप लोग देखेंगे कि जो कुछ भी आपको डाउट हो रहे हैं तो आप उन्हें कमेंट करें, हम कमेंट में जवाब देने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही आप योग इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, जिससे कि एक साहस बना रहता है और हम लोग आपके लिए बेहतरीन सामग्री लेने का प्रयास भी करने लगते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।